साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें, ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिकल लेवल्स ईच सेक्स मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परामेंट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द अदर सेक्स बाय वर्च्यू ऑफ सेंचुरीज ऑफ लिविंग टुगेदर। अब वो यहाँ से आपको इसका बेहतर वे में समझ आ जाएगा। वो कहता है कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो जो हर जेंडर है ना, वो दूसरे जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टेम्परामेंट्स और उसके एटीट्यूड्स उसके अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत हम सदियों से, ठीक है, हजारों सैकड़ों लाखों सालों से क्या है, एक साथ रह रहे हैं, इस वजह से, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के अंदर मौजूद होती हैं। द साइक ऑफ द वुमेन कंटेन्स मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स, उसको एनिमस कहते हैं, और जो मैन है उसको क्या कहते हैं? एनिमा कहते हैं, फीमेल अगर मैन के अंदर है। दीज ऑपोजिट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स aid in the adjustment and survival of the species because they enable a person of one sex to understand the nature of the other sex। वो कहता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना उसके लिए फायदेमंद होता है। कैसे? ये उसको हेल्प करता है दूसरे जेंडर को समझने में। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होंगी तो वो कहते हैं सही से समझ नहीं पाएगा। The archetype predispose us to like certain characteristics of the opposite sex and guide our behavior with reference to the opposite sex। वो कहता है कि ये हमारे बिहेवियर को गाइड कर रहे होते हैं। जब जो ऑपोजिट सेक्स या ऑपोजिट जेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मौजूद होंगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे लाइफ के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग क्या आगे बढ़ रहे होते हैं। हमें पता होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का, और उसके अकॉर्डिंग हमने जाना या उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना, ये हम समझ लेते हैं। Young insisted that both the anima और animus must be expressed। वो कहता लाजमी तौर पर इनको एक्सप्रेस होना चाहिए। मैन must exhibit his feminine as well as his masculine characteristics and a woman, वो कहता दोनों को एक्सप्रेस करना चाहिए, मेल को भी और फीमेल को भी, along with her feminine ones, otherwise these vital aspects will remain dormant and undeveloped, leading to a one-sidedness of the personality। कहते हैं कि अगर इसको एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, इसको काम में नहीं लाया जाएगा, तो फिर ये छुप जाते हैं, ठीक है, और ये आपकी वन साइडेडनेस ऑफ पर्सनैलिटी को शो कर रहे होते हैं। अब ये नीचे एक सिंबल दिया गया है, ये वाला, इसको यिन यांग कहते हैं। ये क्या करता है? ये बेहतरीन एग्जांपल है उसकी एनिमा और एनिमस की। द डार्क राइट साइड रिप्रेजेंट फेमिनिन एस्पेक्ट एनिमा एंड द लाइट साइड क्या है? जो राइट साइड है वो फेमिनिन साइड को करती है, फेमिनिन एस्पेक्ट को, ठीक है, और इनके अंदर जो डॉट है ये ऑपोजिट जेंडर की बात करता है। ये राइट साइड वाला फेमिनिन एस्पेक्ट है, इसके अंदर जो व्हाइट डॉट है ये उसके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है, ठीक है, एनिमस की। और ये जो लेफ्ट साइड है ये मेल कैरेक्टर, मेल उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लैक आपको डॉट नजर आ रहा है ये इसके अंदर एनिमा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, यानी कि फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जी समझ आ गया इसमें से? आगे बढ़े, नहीं तो टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा रह गया टाइम। यस सर, समझ जी गए। सर, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है शेडो। हमारे पास डार्क साइड ऑफ आवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी की जो डार्क साइड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं शेडो। द मोस्ट पावरफुल The most powerful archetype has the scary and mysterious name of shadow, which contains the basic primitive animal instincts and therefore has the deepest roots of all archetypes। इसमें animal characteristics मौजूद होती हैं हमारी, ठीक है, जो deep level है हमारा, deepest roots है। Behaviors that society considers evil and immoral reside in the shadow। वो कहता है कि जो behavior हम शो नहीं कर पाती या society उसको कबूल नहीं करती, वो हम इसके अंदर शेडो के अंदर, मतलब वो हम भेज देते हैं। This dark side of the human nature must be tamed if people are to live in harmony। वो कहता है कि ये लाजमी तौर पर ये जो डार्क साइड होती है इसको लाजमी हमें मैनेज करना होता है, अदरवाइज हम नॉर्मली नहीं जा पाते, या हम, वो कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। वी मस्ट We must all time restrain, overcome and defend against these primitive impulses, if not socially will very likely punish us। मतलब क्या? वो कहता है कि हम इसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे, जैसे वो इड वाली है ना, इड वाली एग्जांपल से समझ लें कि इसको हम रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे लिए पनिशमेंट का सबब बनेगी। बट that present us with the dilemma, because not only in the shadow the source of evil, it is also the source of vitality, spontaneity, creativity and emotion। इसमें पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इसके होते हैं जो यहाँ बता रहा है। Therefore if the shadow is totally suppressed the psyche will be dull and lifeless। कहता है कि अगर इसको हम सप्रेस करके ही रखेंगे
तो फिर क्या होगा, हमारी जो साइक है वो क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी, लाइफलेस हो जाएगी, यानी कि वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाएगी, अचीव नहीं कर पाएगी, खुद को समझ नहीं पाते हम पर्सनैलिटी को। इट्स द जॉब ऑफ द ईगो टू रिप्रेस द एनिमल इंस्टिंक्ट्स इनफ सो दैट वी आर कंसीडर्ड सिविलाइज्ड। ये ईगो हमारी कर रही होती है कि वो चीजों को, उन चीजों को दबा रही होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती, ताकि हम नॉर्मली ग्रो कर पाए। while allowing sufficient expression of the instinct to provide creativity and vigor। और जो चीजें मतलब जितना इसका इजहार हमारे लिए क्या होता है, काबिल कबूल होता है, सोसाइटी के लिए हमारे लिए फायदेमंद होता है, उतना वो एक्सप्रेस करवा देती है। इफ द शेडो इज फुली सप्रेस्ड नॉट ओनली डज द पर्सनैलिटी बिकम फ्लैट, पर्सनैलिटी भी फ्लैट हो जाएगी आपकी अगर इसको सप्रेस कर देंगे, बट द पर्सन ऑल्सो फेसेस द प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी दैट शेडो विल रिवोल्ट। वो कहता है कि ना सिर्फ आप आपकी पर्सनैलिटी में इशू आ जाता है अगर आप इसको दबा के रखते हैं, बल्कि इसके अलावा क्या होता है कि ये जो शेडो आपकी फिर बगावत भी कर जाती है। बगावत का क्या मतलब है, द एनिमल इंस्टिंक्ट्स डू नॉट डिसअपियर व्हेन दे आर सप्रेस्ड। जब उसको दबाया जाता है वो डिसअपियर या खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, रादर दे लाई डोरमेंट, वो रुक जाती हैं, पीछे चली जाती हैं, बैकग्राउंड में चली जाती हैं, वेटिंग फॉर अ क्राइसिस और अ वीकनेस इन द ईगो। वो वेट कर रही होती हैं, वो ख्वाहिशात या वो हमारे डिजायर्स, कि ईगो थोड़ी सी वीक हो, क्योंकि ईगो ही दबा के रखती है ना चीजों को। ईगो थोड़ी सी आपकी सप्रेस हुई या वीक हुई तो उस वक्त ये निकल के सामने आ जाती हैं, ठीक है। व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा होता है, द पर्सन बिकम डोमिनेटेड बाय द अनकॉन्शियस विच इज नॉट अ गुड थिंग। फिर हम अनकॉन्शियस के काबू में आ जाते हैं जब हमारी जो ईगो है वीक हो जाती है, और फिर जब अनकॉन्शियस के काबू में आ जाते हैं तो फिर वो सारी जो हमारी डिजायर्स, नेगेटिव फीलिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या जो चीजें हैं निकली हुई और दबी हुई थी, हमारी दबाई हुई थी सोसाइटी के डर से, वो निकल के सामने आ जाती हैं, हमारी पर्सनैलिटी पर डोमिनेट कर जाती हैं। इसलिए हम बाज दफा जो सोसाइटी के अंदर गलत काम हो रहे होते हैं, खास तौर पर अब्यूज हो रहा होता है, चाइल्ड अब्यूज हो रहा होता है, या रेप वगैरह हो रहे होते हैं, या फिर ये कत्ल कत्लो गारत हो रही होती है। पता चला जी अचानक मतलब किसी ने अल्लाह माफ करे, अचानक से किसी शख्स ने उसके रिश्तेदार ने या उसके हमसाये ने या किसी ने क्या किया, बच्चे का रेप कर दिया, या मतलब कि अडल्ट रेप कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, उस वक्त हो रहा होता है जब आपकी ईगो या उस पर्सनैलिटी या उस इंडिविजुअल की ईगो काबू में नहीं रह पाती। ईगो पर इतना ज्यादा बोझ या बर्डन आ चुका होता है कि वो वीक हो चुकी होती है। जैसे ही वो वीक हुई, अनकॉन्शियस ने फौरन उसकी पर्सनैलिटी पर काबू पाया, काबू पाने के बाद उसको फिर जो उसके अंदर छुपा हुआ था सारा कुछ उसने उसने एक्सप्रेस कर दिया। वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो कत्ल की फॉर्म में हो सकता है, वो चोरी की फॉर्म में हो सकता है, वो कहते हैं रेप की फॉर्म में हो सकता है, कोई भी नेगेटिव जो जो चीजें उसके अंदर छुपी हुई थी वो निकाल के सामने ले आता है, ठीक है। ये था हमारे पास शेडो। उसके बाद सेल्फ हमारे पास, टू यंग द आर्किटाइप दैट पर्सनैलिटी दैट यूनिटी इंटीग्रेशन एंड हार्मनी ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। सेल्फ बेसिकली ये वही सेल्फ है जो मैंने आपको ऊपर बात की थी कि अगर हम अपनी रियल सेल्फ को नहीं समझते तो हम होलनेस की तरफ नहीं जाते, हम सेटिस्फेक्शन की तरफ नहीं जाते, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाते। ये वही वाली बात कर रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट करते हो, अपने पर्सनैलिटी के तमाम एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करते हो, समझते हो, और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते हो, जिससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिलती है। Young consider the self to be the most important archetype, integrating and balancing all aspects of the unconscious. The self provides a personality with unity and stability. ठीक है, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। यंग लिंक्ड इट टू अ ड्राइव टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वही वाली बात, ये सेल्फ ही हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। बाय विच ही मीन्ड हार्मनी, कंप्लीटनेस एंड द फुल डेवलपमेंट ऑफ आवर एबिलिटीज। इसमें ये सेटिस्फेक्शन कैसे हो रही होती है, हमारी सेटिस्फेक्शन इस तरह से हो रही होती है, आप एक्चुअल में आपके अंदर क्या पोटेंशियल है वो निकल के सामने आ रहा होता है, और आप उसको काम में ला रहे होते हो। जब आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल को निकाल के काम में ला रहे होते हो तो फिर आपको एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, एक्चुअल प्लेजर मिल रहा होता है, जिससे आपको लगता है कि यार मैं बहुत मुतमईन हूं अपनी लाइफ से। जब बंदा अपनी लाइफ से मुतमईन हो जाता है तो वो हर जगह पे खुश होता है, हर जगह पे बेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। वो रिलेशंस में भी बेस्ट परफॉर्म करेगा, वो अपने काम में भी बेस्ट परफॉर्म करेगा, वो जब अकेला बैठा होगा उस वक्त भी बेस्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी कि वो खुश रहेगा, क्रिएटिव बन जाएगा, और इसके साथ साथ अपने जो इन्वायरमेंट है वहां पर भी वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कमाल है, अगर हम इसको अचीव कर लें, इसको समझ लें, ठीक है। आपकी एबिलिटीज निकल के सामने आती हैं, पॉलिश होती हैं। जब एबिलिटीज बंदे की निकल के सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है फिर उस वक्त बंदा छा जाता है, एबिलिटी के अकॉर्डिंग जब बंदा काम कर रहा होता है। However, he believed that self-actualization could not be attained until middle age. लेकिन इसका कहना था
कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है मिडिल एज से पहले नहीं अटेन की जा सकती, यानी कि 30 to 40 के दरमियान में ही हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल रही होती है। एयर्स ही बिलीव वर क्रूशल टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यही कहता है हमारा क्रूशल टाइम होता है। दिस इज नेचुरल टाइम ऑफ ट्रांजिशन व्हेन द पर्सनैलिटी अंडरगोज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल चेंजेस, और इस वक्त ही कहता है हमारी पर्सनैलिटी में इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योंग, ये योंग कह रहा है। Here we see another autobiographical element, वो कहता है यहाँ पर अब देखें एक और चीज हम देख रहे हैं जो योंग की बायोग्राफी में हमने देखी थी ना, एक और चीज यहाँ पर नोट करते हैं। His middle years were when he achieved self integration following the resolution of his neurotic crisis। ये वही वाली एज थी जो इसने बोला ना कि 30 to 40, कहते ये वही एज थी जब वहां पर इसने भी अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको रिजॉल्व किया था, इसने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ इंटीग्रेशन की थी इसी एज में। तो इस वजह से क्या हुआ, इसने फिर बोल दिया कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहां पर कर रहे होते हैं, कहां पर हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही होती है। एज वी नोटेड टू यंग द सिग्निफिकेंट स्टेज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाज नॉट चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड में वो कहता है जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि 5 साल की एज में हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, इसने बोला ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट वंस 13 एंड 40s, वो कहता 13 और 40s में हो रही होती है हमारी, द टाइम ऑफ हिज ओन पर्सनल चेंज, उसी इसी टाइम ड्यूरेशन में इसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई थी या चेंज आया था इसकी पर्सनैलिटी में, इसलिए इसने अपनी लाइफ से ऑब्जर्व किया, ठीक है, और बता दिया कि जी यहाँ पर आपकी जो लाइफ चेंज हो रही होती है या लाइफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रही होती है। The self cannot begin to emerge until all the other system of the psyche have developed। वो कहता है आपकी जो सेल्फ है उस वक्त तक डेवलप नहीं होती या उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस जब तक आपके उसके दूसरे तमाम एस्पेक्ट्स क्लियर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, डेवलप नहीं हो जाएंगे, ठीक है, ये इसका कहना था। The actualization of the self involves goal and plans for the future and an accurate perception of one's ability। ये ना सिर्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, वो कहता है ना सिर्फ ये आपके गोल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, बल्कि ये आपका एक्यूरेट, ये एक्चुअल परसेप्शन ऑफ एबिलिटीज की बात करता है, जो हमने ऊपर बात की है कि आप अपनी एक्चुअल एबिलिटीज को समझ रहे होते हो कि यार एक्चुअली मैं बेसिकली मैं कौन सी चीजें हैं जो बेहतरीन कर सकता हूँ, किस तरह मैं बेहतरीन परफॉर्म कर सकता हूँ और क्या बेहतरीन परफॉर्म कर सकता हूँ, या मुझ में क्या काबिलियत है, कौन सी मेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जो सबसे मजबूत है। बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ इज इम्पॉसिबल विदाउट सेल्फ नॉलेज, क्योंकि कहता है कि आप सेल्फ अपनी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने खुद को जाने बगैर नहीं कर सकते। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस वी फेस इन लाइफ, इसलिए ये सबसे वो कहता है कि ज्यादा डिफिकल्ट काम है। एंड रिक्वायर्स परसिस्टेंस, परसेप्टिवनेस एंड विजडम, और ऐसा करने के लिए वो कहता है कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि आपको परसिस्टेंस चाहिए होती है, डटे रहना होता है, उसके बाद परसेप्टिवनेस यानी कि खुद को परसीव करना, और इसके साथ साथ विजडम, विजडम चाहिए होता है, यानी कि कौन सा डॉट कहाँ अटैच करना है ये आपने तय करना होता है, आपको बताना नहीं होता किसी ने, इसको बोलते हैं विजडम, कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर जड़ना है, कौन सी चीज़ को कहाँ पर लगाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं विजडम। अब मिसाल के तौर पर विजडम क्या है, सिंपल सी मिसाल देता हूँ, जब आप लूडो खेल रहे होते हैं या आप चेस खेल रहे होते हैं, चेस अच्छी मिसाल है। लूडो में भी आप कह सकते हैं कि जब आपके पास आपकी 4 गोटियां मतलब कि बाहर निकली हुई हैं, अब आपको आपने सॉरी, अब आपकी बारी आई है तो आपने दाना फेंका है, तो अब आपने उन चारों में से खुद अंदाजा लगाना होता है कि मैंने चारों में से कौन सी गोटी को आगे चलना है, ठीक है, वो विजडम है। आप विजडम की बेस पे, अपनी अकल की बेस पे कि यार कहां पर मुझे फायदा होगा, ठीक है, किस गोटी को चलने से मुझे फायदा होगा, उसको आप चल देते हो, तो ये विजडम। वो कहता है कि आपको विजडम की जरूरत होती है, परसेप्शन की जरूरत होती है, इसके साथ साथ आपको परसिस्टेंस की जरूरत होती है अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहते हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं। और जो बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लेता है, यानी कि अपने एक्चुअल पोटेंशियल को फाइंड कर लेता है, कहां पर उसको एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन मिलती है वो फाइंड कर लेता है, तो फिर वो कमाल कर देता है, फिर बहुत कुछ करता है, वो बहुत डिस्कवरीज वहीं पर जाके होती हैं फिर। जी, ये था हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वाली बात उसने भी की है, एडलर ने भी बात की है, ये उसने इब्राहिम मैस्लो ने भी बात की है, कॉल रोजर ने भी ये वाली बात की है, अब इसने ये कॉल यंग ने ये भी बात, इसने भी यही वाली बात की है। ये सारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं कि आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल को समझें, एक्चुअल पोटेंशियल को पहचानें। जी, कोई क्वेश्चन? नो सर। ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिए हैं, अगर आपको ये डिटेल वाला ना समझ आया तो आप ये शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस लिखे हैं मैंने थोड़े से आर्कीटाइप और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में।
ये जो डिफरेंस है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा होता है कि इसमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको गुडमुड भी कर देते हैं कि ये डिफरेंस है क्या, किस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा जी, the collective unconscious refer to the deepest and most fundamental layer of the psyche, which is said to contain the shared memory। वही वाली बात जो सारे हमने पीछे लिखा पढ़ा था कि ये हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारे जो इनहेरिटेड लर्नड एक्सपीरियंसेस, ये वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हाँ था एक और, हाँ, द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सेकंड लास्ट रो है, can be thought of as the psych DNA of the human species, and it is believed to influence human behavior and psychology in profound ways। ये हमारे को कहता है कि psych DNA होता है जो हमें ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। आर्किटाइप्स क्या है? ऑन द अदर हैंड आर स्पेसिफिक इमेजेस आर पैटर्न्स दैट आर फाउंड विद इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। वो कहता है ये स्पेसिफिक इमेजेस या पैटर्न्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो हमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर मिलते हैं। दीज आर्किटाइप्स आर यूनिवर्सल सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस होते हैं, पैटर्न होते हैं, सच एज हीरो, मदर, ट्रिक्सर एंड द वाइल्ड ओल्ड मैन। आर्किटाइप्स आर said to be common to all cultures to have powerful impact on human psychology and behavior, shaping our thoughts feeling। वही वाली बात हमारी कहता है कि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बिहेवियर को शेप करने में, हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में, फीलिंग थॉट और एक्सप्रेशन वगैरह को, सारा कुछ मतलब कि उसको डिजाइन करने में, शेप करने में क्या कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं डिफरेंट वे से। ये है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सॉरी, आर्किटाइप्स। और नीचे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा और मैंने इसको कर दिया था। रिलेशनशिप की बात करता है, इनका क्या रिलेशनशिप है, यूनिवर्सैलिटी की बात करता है, फंक्शन की बात करता है, रिलेशनशिप देख लेते हैं, बाकी तो दोनों चीजें हमने पढ़ ली हैं। आर्किटाइप्स आर said to be the manifestations or expression of the collective unconscious। they are the symbols, images, patterns and arise from the collective unconscious and are expressed in myths, religion। वही वाली बात है, एक्सप्रेशन हो रहे होते हैं तमाम कल्चर्स के अंदर एक ही तरह से, ठीक है। जैसे फादर का एक ही मतलब है तमाम कल्चर्स में, मदर का एक ही मतलब है तमाम कल्चर्स में, ये रिलेशनशिप है। अगर आपको कोई पूछे कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप इस तरह से कह सकते हो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर जो चीजें पड़ी होती हैं उनको उनके स्पेसिफिक पिक्चर्स या फॉर्म्स या उनके पैटर्न्स जिनसे हम चीजों को मतलब कि समझते हैं, वो आर्किटाइप्स कहलाता है। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमारे तमाम जो हमारे आबाओ अजदाद के एक्सपीरियंसेस, हमारे बड़ों के एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ह्यूमंस के एक्सपीरियंस, नॉन ह्यूमंस के एक्सपीरियंसेस हमारे जो अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद होते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जी, कोई क्वेश्चन? No, sir. कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर लेक्चर एंड हो गया है।